गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तनु पारासर, शांता त्रिपाठी, शिवानी भी है ना, नरगिस बानो, सभी का वेलकम है। आज आपका ईवीएस का क्लास है। ईवीएस फुल फॉर्म होता है इसका एनवायरमेंटल स्टडी। ठीक है। अब ईवीएस से समझते क्या है, देखिए इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो एक फ्रेंच वर्ड से हुई है। फ्रेंच वर्ड, वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है एनवायरनर। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग अर्थ होता है टू सराउंडिंग। टू सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब है आसपास की चीजें, आसपास की चीजें या वातावरण। ठीक है। तो ईवीएस का मतलब जनरल मीनिंग होता है। सर ईवीएस का सिलेबस क्या है, बिल्कुल अभी बताता हूं मैं। तो ईवीएस का मतलब होता है, फ्रेंच वर्ड से इसको डिराइव किया गया है। कैसे कहेंगे? ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट वर्ड, इन्वायरमेंट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड कौन सा वो वर्ड है? इन्वायरनर, जिसका मीनिंग है, अर्थ है टू सराउंडिंग यानी आसपास की चीजें। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, कैमरा है, पेन है, चेयर है, बोर्ड है, फैन है, लाइट है, ये सारी जो है इन्वायरमेंट का पार्ट है। गुड आफ्टरनून साजिदा, गुड आफ्टरनून रितु कुमारी, हिमांशी, गुड आफ्टरनून। ठीक है। अब बात आती है कि पीआरटी में जो सिलेबस मेंशन है आपका, जिसमें से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, वो सिलेबस क्या है? तो सिलेबस है वो, पहला जो टॉपिक दिया है आपका वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा जो टॉपिक है वो है फूड से रिलेटेड। तीसरा जो टॉपिक है वो है ट्रेवल से रिलेटेड। चौथा जो टॉपिक है वो शेल्टर से रिलेटेड। पांचवा जो टॉपिक है वो वाटर से रिलेटेड है। सिक्स्थ नंबर का जो टॉपिक है वो है आपका थिंग्स वी मेक। थिंग्स वी मेक। हाँ, लाइव है, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं इसी पे। ये पीआरटी में है और बाकी वो 4 बजे बाद। हाँ, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये 6 टॉपिक हैं आपके, जिसमें से आपका ईवीएस का 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका नोटिफिकेशन में मेंशन है, ये टॉपिक जो केवीएस ने नोटिफिकेशन दिया है। ठीक है रितु कुमारी जी, साजिदा जी, क्लियर है? ये ईवीएस के टॉपिक हैं जो आपको स्टडी करने हैं। आई होप सीटेट में भी पढ़ा होगा, है ना? तो यहां थोड़ा डेप्थ में आएगा, वहां बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, यहां थोड़ा डेप्थ में आएगा। तो ये फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार और मित्र, परिवार और मित्र, भोजन, यात्रा, आश्रय यानी कि जहां हम रहते हैं, जल, और चीजें जो हम करते हैं, चीजें जो हम करते हैं, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। पूरी इंडिया में किस प्रकार के ड्रेसेस पहने जाते हैं, किस प्रकार की उनकी फूड हैबिट है, किस तरह के घरों में वो रहते हैं,
और कौन कौन से वो काम करते हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। थिंग्स वी मेक एंड डू, डांसेस, इंडिया में कितने प्रकार के डांसेस अलग अलग फील्ड अलग अलग एरिया में किए जाते हैं, वो सारे याद रखने पड़ेंगे आप। सर कहाँ से स्टडी करेंगे, कौन से बुक से, बिल्कुल बताएंगे भाई। बेस इतना जल्दबाजी किस बात की है, सारी चीजें बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि इतने टॉपिक पढ़ने हैं, इसी में से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर एवरेज भी हम निकालें तो हर टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, एवरेज अगर निकालें। किसी से कम हो जाएगा तो दूसरे से ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है पढ़ना कहां से है। तो जो बेसिक चीजें हैं उसमें आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी वो आपको थर्ड क्लास की और फोर्थ क्लास की और फिफ्थ क्लास की, ये आप सेल्फ स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो सारी चीजें कवर कराएंगे ही यहाँ पे। अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो ये चीजें कवर कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की, जो ईवीएस की एनसीईआरटी है। ठीक है, सीटेट पेपर 1 में भी हम वही पढ़ते हैं, लेकिन वहां थोड़ा बेसिक आता है, यहाँ थोड़ा सा डेप्थ में आएगा और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वही वही मैं कहना चाह रहा हूं शुभम गुप्ता, कि जो ये टॉपिक है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की क्लास में एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन इनसे जो क्वेश्चन बनेगा ना वो 12th लेवल तक की डिफिकल्टी लेवल तक जाएगा। टॉपिक सेम इस्तेमाल होगा क्वेश्चन के लिए, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल रहेगी क्वेश्चंस की वो 12th लेवल तक की जाएगी। शुभम गुप्ता क्लियर है। तो इतना क्लियर है। तो पहला हमें स्टडी करना है वही बेसिक एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जिसमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास की ईवीएस की। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी हैं जो जनरली सबको पता होना चाहिए, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं पूछेंगे किसी से, जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इसका हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को। फिर आपका और आगे आएंगे तो फिर बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी कि जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, जैव विविधता जहां पर सभी लोग रहते हैं, विविधता, और इसका संरक्षण यानी कि इसको बर्बाद होने से बचाना है, जिससे सभी जीव जंतु जहां रह रहे हैं वो अच्छे से रह पाए। इसलिए कंजर्वेशन जरूरी है इन चीजों का, क्योंकि ह्यूमन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इनको बर्बाद करने पर लगा हुआ है। ठीक है, हर तरीके से। क्लियर है। इसके साथ फिर हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी जनरल चीजें हैं, दिल्ली में रह रहे हैं तो पॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। ठीक है, फिर पांचवा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान, वैश्विक तापमान, प्रदूषण और उसके प्रकार, ग्लोबल वार्मिंग। इसी में आ जाएगा आपका क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन,
कीर्ति अरोड़ा। गुड आफ्टरनून कीर्ति जी। डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, बीमारियां। क्लियर है यहां तक? एक आ जाएगा आपका पोषक तत्व भी आ जाएगा इसमें, न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस यानी कि पोषण, ये भी अब आ जाएगा। ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं और वो मैंने आपको बता ही दिया था। ये पहली स्लाइड में देखिए आप, जो ईवीएस में केवीएस ने जो नोटिफाइड किए हैं सिलेबस में, ये तो हमें अच्छे से पढ़ने ही है ये टॉपिक। प्लस जो शुरुआत के वो 6 टॉपिक है वो इन एनसीईआरटी में मिलेंगे, लेकिन डिफिकल्टी लेवल हाई है उसकी, तो बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी आपको। उसके अलावा जो चीजें हमें कवर करनी है वो ये करनी है। क्लियर है सभी को? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा एक्ट बनाया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट के लिए, और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। एक होता है इससे भी रिलेटेड, इस पे क्वेश्चन आया था, सीपीसीबी। सीपीसीबी क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड। तो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें हमें कवर करनी है। सीपीसीबी बड़ा न्यूज में आता है। सर ईवीएस में साइंस का भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? हाँ जी, फूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। फूड देखिए यहाँ पे, डिसीजेस हो गया, ये भी साइंस का पोर्शन हो गया, है ना। न्यूट्रिशंस हो गया, ये भी साइंस का पोर्शन हो गया। फूड जो हमने पढ़ा वो भी साइंस का पोर्शन हो गया। ग्लोबल वार्मिंग पे जाएं तो वैश्विक तापमान, ये भी साइंस का पोर्शन हो गया। हाँ, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी वाला भी पोर्शन हो गया। तो और अगर डायरेक्टली देखें हम, तो डिसीजेज, न्यूट्रिशंस और फूड, ये साइंस के ही चैप्टर है। ठीक है, बेसिक साइंस के। ठीक है रितु कुमारी जी। यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखते हैं हम फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है। ये सारी चीजें जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। और जो टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा क्लास में, उसके उस पर आधारित जो एमसीक्यू है, जो प्रोबेबल क्वेश्चन है कि पूछ सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक, ये दो होते हैं, याद रखेंगे आप सभी। एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। रितु कुमारी क्लियर है? बताइए, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, सभी बताएंगे। कीर्ति अरोरा, शुभम गुप्ता, साजिदा, हिमांशी, मनीषा कुमारी, शांता त्रिपाठी, तनु पारासर, नरगिस बानो, अनुजा, सभी लोग बताइए भाई। तो क्या डिफरेंस होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब एबायोटिक में आ जाएंगे अजैविक घटक, अजैविक
घटक, और इसमें आ जाएंगे आपके जैविक घटक। फ्लोरा फौना आ जाएंगे इसमें जैविक घटक। हाँ जी, बताया किसी ने? कोई एग्जाम्पल दीजिए। निरंजन, बायोटिक जिनमें जान हो। अच्छा। और ऋतु कुमारी जी बोल रहे हैं सजीव, जिनमें जान हो। अच्छा। सजीव सजीव एबायोटिक सर जो निर्जीव हो। अच्छा, जिनमें जान नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एबायोटिक नॉन लिविंग से रिलेटेड है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो एबायोटिक फैक्टर्स में बताइए क्या आएगा शिवांगी जी? सॉइल आ जाएगा। ठीक है। तो दूसरा कलर लेता हूं। एयर हो जाएगा, यानी कि हवा। वाटर आएगा, वाटर आएगा यानी कि जल। टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर आएगा यानी कि तापमान। और बताओ भाई, सब लोग बता रहे हो क्या आएगा? और सॉइल आपने बताया, सॉइल यानी कि मिट्टी, मृदा। लाइट आएगा, लाइट भी आ जाएगा यानी कि प्रकाश। और क्या आ जाएगा? ह्यूमिडिटी आएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगा। बताते जाओ भाई। क्या बता रहे हैं? सॉइल वाटर बता रहे हैं। रेन भी आ जाएगा आपका, वर्षा। और कोहरा भी आ जाएगा, फॉग, है ना? वर्षा भी आ जाएगा, कोहरा भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये एबायोटिक हो गए, इनमें जान नहीं होती, सिंपल याद रखने के लिए। और बायोटिक फैक्टर। अच्छा, फायर किस में आएगा? इसी में आएगा ना? फायर, आग, आग आ जाएगा। ओले जो पड़ते हैं, ओले, वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है। इसमें क्या आएगा? जिनमें जान होती है ना? पेड़ पौधे आ जाएंगे, इंसान भी आ जाएगा, सभी आ जाएंगे। एनिमल्स आ जाएंगे, बता रहे हैं, प्लांट्स आ जाएंगे, बैक्टीरिया, फंगी, है ना? एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब आ जाएंगे। क्लियर है? हाँ हाँ, जंतु, पेड़ पौधे, जीवाणु, कवक। बढ़िया, ट्रांसलेट ही कर दिया। जंतु, पेड़ पौधे, जीवाणु, कवक। चलो ठीक है जी। ये फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट है, वो आपको याद रखना है। एबायोटिक एंड बायोटिक, यानी कि ये नॉन लिविंग, अगर सिंपल एक लाइन में याद रखें, सही है ना शिवांगी? नॉन लिविंग और ये लिविंग, जिनमें जान होती है और जिनमें जान नहीं होती। देखें क्या है। ह्यूमिडिटी, हाँ अनुजा सही बता रहे हो। हिमांशी, फौना, फ्लोरा, करेक्ट है भाई। एनिमल्स, सभी लोगों का करेक्ट है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम, बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी आज हम देख रहे हैं, बाकी चैप्टर तो हम स्टार्ट करेंगे आगे। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है?
द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इन एनवायरमेंट्स, तो वही क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये दे सकते हैं आप याद रखने के लिए। द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन एनवायरमेंट, known as इकोसिस्टम। जहां पर दोनों फैक्टर एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करने लग जाए कहीं पे भी, तो वो इकोसिस्टम कहलाएगा पूरा। ठीक है, तो इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सर फॉसिल्स बायोटिक है या एबायोटिक, बताएं भाई। फॉसिल्स एबायोटिक होगा ना। शांता त्रिपाठी एबायोटिक होगा वो, करेक्ट करेंगे उसको। बायोटिक नहीं होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। हाँ, फॉसिल्स क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, तो बाद में उनका इस्तेमाल होता है ना एनर्जी के लिए। हाँ हाँ, तो वो जो है एनर्जी हुआ, लाइट हुआ, ये सब जो है एबायोटिक में आएंगे, तो फॉसिल्स भी जो है एबायोटिक में आएंगे। करेक्ट है संता त्रिपाठी, शांता त्रिपाठी। ठीक है, शांता त्रिपाठी। ओके। अच्छा, ये जो इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी है, ये जो टर्म है, ये किसने दी थी, याद है किसी को, बताइए। तो ध्यान रखना, एजी टांसले, एजी टांसले, ये इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड साइंटिस्ट हैं और इन्होंने ज्यादा स्टडी किया है इसके बारे में। तो ये टर्म जो है इकोसिस्टम, एजी टांसले ने प्रोपाउंड की थी, याद रखेंगे इस नाम को, एजी टांसले। क्लियर है शांता त्रिपाठी। ए बायोटिक बता रहे हैं कीर्ति अरोरा, करेक्ट है भाई। अब देखिए, इकोसिस्टम में दो चीजें आप याद रखेंगे। पहला, सबसे स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम किसे कहा जाएगा, स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम, सबसे छोटा, वाटर ड्रॉप, जल की एक बूंद, वो सबसे छोटा इकोसिस्टम है, जल की बूंद, ये सबसे छोटा हो गया। लार्जेस्ट इकोसिस्टम, लार्जेस्ट इकोसिस्टम, इसको आप कह सकते हैं अर्थ, यानी कि पृथ्वी। ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम है जहां पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। शांता त्रिपाठी, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। अब यही हम बात कर लेते हैं इकोसिस्टम के टाइप्स, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से होंगे शिवांगी। एक तो नेचुरल हो जाएगा,
जो ऑलरेडी बना हुआ है ना, नेचुरल इकोसिस्टम। और दूसरा मैन मेड कहें या आर्टिफिशियल, एक ही बात है ना। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो ध्यान रखना, आर्टिफिशियल सिर्फ ज्वेलरी नहीं होती, इकोसिस्टम भी होता है। ठीक है। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो ऑलरेडी बना हुआ है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। तो बताइए नेचुरल इकोसिस्टम में कौन सी वो चीजें आ जाएंगी जहां बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं? फॉरेस्ट आ जाएगा। और फॉरेस्ट आ जाएगा, ग्रासलैंड आ जाएगा आपका, पॉन्ड आ जाएगा, सी आ जाएगा, रिवर आ जाएगा, है ना। तो फॉरेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, और सी समुद्र, पॉन्ड, रिवर। हाँ जी। नहीं, लेकिन एयर जो है एबायोटिक फैक्टर है। लेकिन इकोसिस्टम तो वो होता है ना जहां एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर आपस में इंटरेक्ट करें। हाँ तो है, तभी तो वो इकोसिस्टम बना है। हाँ हाँ, फॉरेस्ट में, जंगल में अगर कोई रह रहा है तो उसको एयर भी चाहिए ना। तो एयर ऑलरेडी इन्वॉल्व है, यानी कि फॉरेस्ट में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। फॉरेस्ट में एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया, एयर हो गया, और बायोटिक कंपोनेंट पेड़ पौधे हो गए, तो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो इकोसिस्टम ही तो हुआ। ठीक है ना। तो एयर ऑलरेडी इन्वॉल्व है इसमें। क्लियर है। मैन मेड एक्वेरियम, हाँ भाई बढ़िया, मछली घर, बहुत अच्छी बात है, वो उसमें आ जाएगा आर्टिफिशियल में। शांता त्रिपाठी, नेचुरल इकोसिस्टम पॉन्ड, ठीक है, करेक्ट है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल दें। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ग्रीन हाउस भी आ जाएगा, है ना। जू आ जाएगा, स्विमिंग पूल आ जाएगा, गार्डन आ जाएगा, बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा जो नोएडा में है ना। और मछली घर आ जाएगा, एक्वेरियम। क्रॉप फील्ड आ जाएगा आपका, फसल का खेत, क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड, फसल वाला खेत जहां पर फसल उगाई जाती है। गार्डन आ जाएगा आपका, एक्वेरियम आ जाएगा, मछली घर लिख दो, मछली घर। सब लोग कैद करके रखते हैं मछली को, मछली घर आ जाएगा इसमें। जू आ जाएगा, चिड़िया घर आ जाएगा, और बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा, है ना। बॉटनिकल गार्डन जो बनाया जाता है। सुना है, देखने जाना कभी। हाँ हाँ, बिल्कुल। नई नई प्रजाति के, नई नई स्पेसीज के, जो उनका चेंज भी कर देते हैं ना। कोई छोटा पौधा है, हाइब्रिड वाला, हाइब्रिड वाला प्लांट्स भी मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ से लेने जाओ तो हर टाइप के प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। क्रॉप फील्ड यानी कि फसल, फसल वाला खेत, क्या हो गया। फसल वाला खेत। ठीक है। और घरों में गार्डन बना लेते हैं, बगीचा बना लेते हैं, तो वहां पे भी तो चींटियां भी हैं, है ना, गार्डन में। तो एयर भी है, पानी भी है, तो सारे इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो वो एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम हो गया, दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। जू, बिल्कुल सही है अनुजा, शांता त्रिपाठी करेक्ट है। यहां तक कोई डाउट है, एक बार पूछ लें आप।
सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करूंगा बस। बताइए यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, क्लियर है। चलिए अच्छी बात है, इतना बेसिक क्लियर है। अब हम बात करेंगे, एक टॉपिक शुरू कर देते हैं, बेसिक डिस्कशन हो जाएगा इसके बारे में। शेल्टर, आश्रय। बताएं भाई, शेल्टर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय शेल्टर? क्या होगा डेफिनेशन? तो हम कह सकते हैं इसको, शेल्टर इज अ प्लेस, एक प्लेस होता है वेयर ह्यूमन एंड एनिमल्स लिव। यही है। तो शेल्टर एक ऐसा प्लेस है जहां पर ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स रहते हैं। ठीक है। तो शेल्टर होने के कई फायदे हैं। शेल्टर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, शेल्टर प्रोवाइड प्रोटेक्शन। शेल्टर जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे? अनफेवरेबल वेदर, खराब मौसम से शेल्टर हमें बचाता है। अनफेवरेबल वेदर यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड फ्रॉम वेदर, अगर खराब मौसम होगा तो उससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है, खराब वेदर। ठीक है। और एनी काइंड ऑफ डेंजर, एनी काइंड ऑफ डेंजर। क्लियर है। तो सिंपल, शेल्टर इज अ प्लेस वेयर ह्यूमन एंड एनिमल्स लिव। शेल्टर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर यानी कि अनफेवरेबल वेदर एंड एनी काइंड ऑफ डेंजर। ठीक है। इसलिए शेल्टर होना जरूरी है सभी के पास, चाहे वो पशु पक्षी या इंसान कोई भी हो। मनीषा कुमारी जी बता रहे हैं प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, यानी कि वेदर में आ गया। रेन भी बोल रहे हैं, वो भी वेदर में आ गया। एंड कोल्ड, हाँ तो ये तीनों कैटेगराइज कर दे, मैंने सिंपल वर्ड लिख दिया वेदर, है ना, तीनों आ जाएंगे। एनिमल्स बता रहे हैं। अब सिंपल प्रोटेक्शन क्या है भाई? आपके पास घर है सभी के पास, तो अगर बाहर मौसम खराब है या बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, तो बाहर नहीं बैठ सकते ना। बारिश हो रही है, बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है, तो भी नहीं बैठ सकते, तो उसके लिए घर चाहिए होगा। नहीं तो रात में बाहर सोओगे आप, क्या कहते हैं उसको, फुटपाथ पे, तो पता नहीं सलमान खान आके गाड़ी चढ़ा जाए, है ना। मुंबई में होता है ना ऐसा। तो इसलिए शेल्टर होना जरूरी है, जान का खतरा भी बना रहता है। अगर घर नहीं होगा तो जान का खतरा भी बना रहता है। तो शेल्टर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अनफेवरेबल वेदर से और एनी काइंड ऑफ डेंजर, लाइक सलमान खान वाला डेंजर, है ना। तो वो गाड़ी चढ़ा सकता है, फिर केस चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। क्लियर। तो ये हो गया। और उसके बाद शेल्टर वो प्लेस भी है, शेल्टर वो प्लेस भी है जहां पर ह्यूमन और एनिमल्स कैन रेस्ट, कैन रेस्ट सेफली, सेफली, आराम से,
सुरक्षित रूप से आराम कर सकते हैं, यह वो जगह है। ठीक है। और एंड कैरी डेली यूजुअल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो शेल्टर वो प्लेस भी है जहां पर ह्यूमन और एनिमल सेफली रेस्ट कर सकते हैं और अपनी डेली की जो यूजुअल डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उनको कैरी ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। कई बार सुना होगा आपने, बाहर अगर कुछ एक्टिविटी आप करते हो तो लोग कहते हैं ये आपका घर नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है, ये सब अगर करना है तो घर जाओ। तो वो डेली यूजुअल डेवलपमेंट एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती हैं, तो वो आप अपने प्लेस पर अपने घर में करोगे तो बाहर वाला कोई बोलने नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक सभी को? बताइए। अभी अनुजा एनिमल्स ही कमेंट किया है आपने, आगे बताइए, यहां तक क्लियर है? तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। ऐड ऑन करेंगे इसमें प्राइवेसी। प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। ठीक है। प्लस इस जगह आप अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, बिलोंगिंग्स बिलोंगिंग्स उनको स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है। तो शेल्टर वो प्लेस भी है जो आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू स्टोर योर ऑन बिलोंगिंग्स, या ऐसी बिलोंगिंग्स जो आपसे रिलेटेड है। मतलब सामान किसी भी प्रकार का, अपना खुद का सामान आप रोड पर नहीं छोड़ सकते ना, सड़क पर उठा ले जाएंगे, है ना। दिल्ली में तो छीन ले जाते हैं पॉकेट से, वो तो अगर ओपन में रखा रहेगा बाहर तो अपने आप उठा ले जाएंगे। इसलिए अगर आपका अपना सामान है, आपसे रिलेटेड कोई बिलोंगिंग्स है, तो उसको आप अपने शेल्टर में रख सकते हैं। और ये शेल्टर आपको प्राइवेसी भी देता है, कोई बाहर का डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये आपका अपना घर है। ठीक है। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन मैंने बहुत क्लैरिफाई करके बताई है, आई होप समझ में आ गई होगी, है ना। तो किसी भी तरीके से डेफिनेशन इसकी हो सकती है, बस कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या है क्या नहीं। यहां तक कमेंट करके बताइए, क्लियर है सारी चीजें? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेल्टर। टाइप्स ऑफ शेल्टर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट शेल्टर और टेम्परेरी शेल्टर। तो परमानेंट शेल्टर वो शेल्टर होते हैं जहां पर ह्यूमन और एनिमल्स, परमानेंट शेल्टर वो शेल्टर होते हैं जहां पर ह्यूमन या एनिमल लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत लंबे समय के लिए अगर कोई रहता है तो वो शेल्टर परमानेंट शेल्टर है। ठीक है। टेम्परेरी शेल्टर वो होता है जहां पर ह्यूमन और एनिमल्स लिव फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड। नरगिस बानो, मनीषा कुमारी, क्लियर है यहां तक? शेल्टर दो प्रकार के होते हैं,
परमानेंट शेल्टर और टेम्परेरी शेल्टर। ठीक है, परमानेंट शेल्टर का एग्जांपल दीजिए। परमानेंट शेल्टर क्या होगा? तो परमानेंट शेल्टर का अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हो जाएगा इसका, एग्जांपल हाउसेस, जो आपके हमारे घर हैं, हाउसेस, कॉमा केव्स, गुफाएं, केव्स भी हो जाएंगे, कॉमा नेस्ट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के घोंसले, नेस्ट ऑफ बर्ड्स एटसेट्रा। ये आपके परमानेंट शेल्टर है। कोई कह रहा था कि जो पक्षियों का घोंसला होता है वो टेम्परेरी होता है, तो बताइए नेस्ट ऑफ वर्ड्स, नेस्ट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का जो घोंसला है वो परमानेंट शेल्टर होता है या टेम्परेरी शेल्टर? बताइए, आप सभी लोग बताइए, परमानेंट होता है या टेम्परेरी? शांता त्रिपाठी, रितु कुमारी, मनीषा कुमारी केव और हाउसेस बता रहे हैं। अब नेस्ट ऑफ वर्ड्स बताइए, परमानेंट होता है या टेम्परेरी? पक्षियों का घोंसला तो परमानेंट होता है, लेकिन इंसान उसको जल्दी तोड़ देता है, इसलिए उसको लगता है कि ये टेम्परेरी होता है। ठीक है ना, जहां देखा पेड़ पे लटका हुआ उसको तोड़ दिया, तो टेम्परेरी हम उसको बना देते हैं। वो तो पूरी मेहनत से बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं अपने वर्ड नेस्ट को बनाने के लिए कि उन्हें जीवन पूरा इसी में निकालना है, लेकिन इंसान उसको तोड़ देगा, पत्थर मार के, डंडे मार के तोड़ देगा, गिरा देगा उसको। ठीक है, तो नेस्ट ऑफ वर्ड्स जो होता है वो परमानेंट शेल्टर होता है, लेकिन इंसान उसको तोड़ देता है। क्लियर? टेम्परेरी शेल्टर में क्या आएगा बताइए? सिंपल सा, वो पहले याद रखिए, जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो अगर हमें कहीं स्टे करना है जंगल में तो टेंट हाउस बनाते हैं। तो टेंट हाउस जो है टेम्परेरी शेल्टर हो गया। और प्लस जो माउंटेनियर हैं, जो हिमालय पर्वत पर जाते हैं, तो उन्हें अगर बीच में कहीं स्टे करना होता है रात में, तो वो टेंट हाउस बना देते हैं, टेंट का घर बना लेते हैं आराम करने के लिए। तो टेंट हाउस हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और आपका शेल्टर होम, शेल्टर होम दिल्ली में आपने कई जगह देखे होंगे। शेल्टर होम नहीं देखे? ये देखा है आपने मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक, ये देखा है केजरीवाल गवर्नमेंट का, जिसमें डॉक्टर बैठते हैं आके, अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ दिखा सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक, कई जगह मोहल्ला क्लिनिक के बाजू में ही जो है शेल्टर होम बने रहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं रैन बसेरा, बने रहते हैं ना। कई जगह लिखा देखा होगा आपने, रैन बसेरा। तो रैन बसेरा मतलब शेल्टर होम। ये क्या है, रोड के किनारे बना दिए जाते हैं, तो बाहर से अगर कोई आता है और उसको स्टे करने के लिए अगर प्रॉब्लम होती है तो वो इनमें स्टे कर सकता है। क्लियर है? तो ये शेल्टर होम भी आ जाएंगे। कश्मीर में चलती है हाउस बोट, कश्मीर में टेम्परेरी हो गया ट्री हाउस, ट्री हाउस हो गया, बहुत अच्छी बात है, ट्री का हाउस बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाउस बोट भी चलती है, हाउस बोट, हाउस बोट कश्मीर में चलती है ना, वो भी टेम्परेरी हो गया हाउस बोट्स। डल झील है ना, डल लेक है ना कश्मीर में, वहां पे हाउस बोट चलते हैं। तो और भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी घर बना के खेलते हैं, वो भी टेम्परेरी घर हो गए। डल लेक कश्मीर में, ठीक है, करेक्ट है कीर्ति अरोरा। अब देखिए, ह्यूमन शेल्टर की अगर हम बात करें इसमें, ह्यूमन शेल्टर,
ह्यूमन शेल्टर की अगर बात करें तो ह्यूमन का जो शेल्टर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? हाउस। और हाउस कैसा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। कच्चा हाउस और पक्का हाउस। पक्का हाउस। कच्चा हाउस और पक्का हाउस। ह्यूमन शेल्टर कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। तो कच्चा हाउस आर मेड अप ऑफ वुड, मड, है ना, स्ट्रॉ। तो कच्चा हाउस किससे मिलकर बना होगा? वुड, वुड, मड, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, बम्बू से भी हो जाएगा। बैम्बू। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हट, झोपड़ी। झोपड़ी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कच्चा हाउस का। लीव्स, पत्तों से भी बनता है। वेरी गुड, बहुत। ट्विंग्स, बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सीमेंट, आयरन, आयरन, सैंड यानी कि रेत, और स्टील भी इस्तेमाल होता है। स्टील भी इस्तेमाल होता है। तो इनसे जो मिलकर बना होगा वो पक्का हाउस कहलाएगा। पक्के हाउस में भी वुड इस्तेमाल होती है, सही कह रहे हो आप। वुड भी इस्तेमाल होगी पक्के हाउस में। ठीक है। और इनसे बने हाउस का जो इनसे बना हुआ जो हाउस है वो पक्का हाउस कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अपार्टमेंट्स, जो बने होते हैं। अपार्टमेंट्स, बंगलो हो जाएगा आपका, और विलाज हो जाएंगे, है ना। कोठी, विलाज, ये सब आ जाएगा आपका पक्का हाउस में। हाँ जी। रोड आयरन रॉड, सीमेंट, स्टील, एटसेट्रा। ठीक है, सही है, बिल्कुल करेक्ट है तनु पारासर, मनीषा कुमारी। क्लियर है यहां तक? तो ये हमने शुरुआत से देखा अभी। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर है, इसका मतलब होता है टू सराउंडिंग, यानी कि आसपास की चीजें। यहां से ये वर्ड डिराइव किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बच्चों ने अभी पूछा था कि कहाँ से पढ़ना है। तो बेसिक के लिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की एनसीईआरटी पढ़ना है। और ईवीएस के जो 20 क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए केवीएस ने जो सिलेबस नोटिफाइड किया है वो टॉपिक स्पेशली मेंशन है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, ट्रैवल, शेल्टर, वाटर, थिंग्स। अभी हम शेल्टर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि कहाँ कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। एनसीईआरटी तो बेसिक के लिए पढ़ना ही है। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और इसका कंजर्वेशन, पॉल्यूशन और इसके टाइप्स, और पॉल्यूशन के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। ग्लोबल वार्मिंग, इसमें ओजोन के बारे में पढ़ना है हमें, ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है अर्थ पर, उसके कारण है पॉल्यूशन। और डिसीजेस के बारे में पढ़ना है, और न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशंस बहुत ज़रूरी है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। और इससे रिलेटेड जो बॉडीज़ होंगी इंडिया में जो इनको रेगुलेट करने का काम करती हैं, बॉडीज़ लाइक सीपीसीबी, एनजीटी के बारे में भी सुना होगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, दिल्ली में ऑफिस है इसका। एनजीटी भी कई बार रोक लगा देती है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स पर जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, है ना।
बहुत पुरानी बात, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 साल पहले यमुना नदी के किनारे श्री श्री रविशंकर ने एक प्रोग्राम किया था, तो उस पर एनजीटी ने रोक लगा दिया था और जुर्माना भी लगाया था। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम कोई करता है जिससे पॉल्यूशन बढ़ सकता है, तो उस पर ये बॉडीज हैं वो रोक लगा देती हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली सरकार के कई इनिशिएटिव आपने देखे होंगे कि जो पुरानी गाड़ियां हैं डीजल वाली, उनको अलाउ नहीं करते दिल्ली में, है ना, तो वो ज्यादा पॉल्यूशन करती है। तो ऐसे इनिशिएटिव के बारे में भी देखना है। और फिर फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट देखा, जिसमें एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स हो गए। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर्स हो गए। ठीक है, एबायोटिक में ये आ जाएंगे एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, लाइट, ह्यूमिडिटी, रेन, फॉग और फायर। ठीक है, बायोटिक जो लिविंग कंपोनेंट है, इसमें एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे देखा इकोसिस्टम टर्म एजी टांसले द्वारा प्रोपाउंड की गई है, ये नाम याद रखना है। इकोसिस्टम को अगर डिफाइन किया जाएगा तो हाउ वी कैन डिफाइन द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन एनवायरनमेंट नॉन एज इकोसिस्टम। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है? वाटर की ड्रॉप। और लार्जेस्ट इकोसिस्टम है अर्थ। अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हमने देखा नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल वो है जो ऑलरेडी बना हुआ है, प्रोवाइडेड बाय नेचर। और मैन मेड यानी आर्टिफिशियल वो है विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। तो नेचुरल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट आ जाएगा, ग्रासलैंड, सी, पॉन्ड, रिवर, ये आ जाएंगे। अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन हमने क्या देखी? इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो अगर नेचुरल इकोसिस्टम ये है फॉरेस्ट, तो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, तभी तो ये इकोसिस्टम बना है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्रॉप फील्ड हो गया, और गार्डन हो गया, एक्वेरियम हो गया, मछली घर, जू हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने शेल्टर के बारे में स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक। अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तो शेल्टर वो प्लेस है जो जहाँ पे ह्यूमन और एनिमल रहते हैं, चाहे वो कम समय के लिए या ज्यादा समय के लिए, उस ब्याप पे हम आगे डिफाइन करेंगे इसको परमानेंट और टेम्परेरी शेल्टर में। ठीक है, तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अनफेवरेबल वेदर से और एनी काइंड ऑफ डेंजर से। प्लस ये वो प्लेस है जहां पे ह्यूमन और एनिमल कैन रेस्ट सेफली एंड कैरी डेली यूजुअल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। प्लस ये प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, और ऐसा प्लेस है जहां पर हम अपनी बिलोंगिंग्स को स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर? फिर टाइप्स ऑफ शेल्टर में हमने देखा परमानेंट शेल्टर और टेम्परेरी शेल्टर। परमानेंट शेल्टर वो है जहां ह्यूमन बीइंग और एनिमल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टे करते हैं, लाइक हाउस, केव्स एंड नेस्ट ऑफ बर्ड्स। टेम्परेरी शेल्टर वो है जहां ह्यूमन और एनिमल बीइंग शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि टेंट हाउस, शेल्टर होम, हाउस, बस। ठीक है, और ह्यूमन शेल्टर की बात करें तो ह्यूमन शेल्टर को हम हाउस कहते हैं। हाउस दो टाइप का होता है, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। कच्चा हाउस आर मेड अप ऑफ वुड, मड और स्ट्रॉ और बैम्बू, जैसे कि हट, झोंपड़ी। और पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, सैंड, स्टील, वुड। और इसका एग्जांपल हो जाएगा अपार्टमेंट, बंगला। क्लियर है? ठीक है ना, ये बेसिक क्लियर हुआ। आगे वाली क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे शेल्टर को। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।